नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर के आंसर की, और आज का अपना पेपर था 13वां, जिसके आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी ने टेस्ट दे दिया है और अभी तक के एनालिसिस की बात करते हैं। तो अभी तक 140 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 100% वाले 6 कैंडिडेट हैं एंड 90% वाले बहुत सारे लोग हैं, यानी कि आज वन लाइनर क्वेश्चंस ही थे और ज़्यादा वैसे इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे। तो यहाँ पे मतलब करीबन 26 कैंडिडेट जो है वो 90 से अबव मार्क्स लेकर आए एंड 80 से अबव जो है लगभग यहाँ पे 28 से 30 कैंडिडेट हैं जो 80 से अबव परसेंटेज लेकर आए हैं। तो यानी 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों को मिलते हैं उनमें से मार्किंग की बात करते हैं तो टोटल 10 में से 10 यहाँ पे इन्होंने अटेंड किए हैं, यहाँ पर 9 अटेंड किए हैं, यहाँ पर 8 क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, यानी कि ये इनके सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के इस पेपर के आंसर की। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सिंपल सा सवाल पूछा गया, ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। इन प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस द नर्स आइडेंटिफाइज विच नर्सिंग डायग्नोसिस एज ए प्रायोरिटी। देखिए पेशेंट आपके पास में अल्सरेटिव कोलाइटिस का, और इसकी प्लानिंग केयर जो है वो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए इस पेशेंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा। आपने बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए होंगे जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे थे उस दौरान। तो यहाँ पर वही पूछने चाह रहे हैं कि प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या होगा, जिसके रिगार्डिंग आप जो है जो केयर आप प्लानिंग करेंगे वो उस प्रायोरिटी बेसिस पे ही तो करेंगे। तो वो प्रायोरिटी डायग्नोसिस होगा क्या। पहला ऑप्शन है एंजाइटी, नेक्स्ट है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, नेक्स्ट है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन अल्टर्ड लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो ऑलमोस्ट इस ऑप्शन के साथ में गए होंगे, मतलब वैसे तो लगभग ने सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ 1% 20 से 30% लोग जो है वो ऑप्शन डी के साथ में गए होंगे कि न्यूट्रिशन अल्टर्ड होगा लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, एंजाइटी भी होगी। ठीक है, स्किन इंटीग्रिटी ये बाहर से आपको विजिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस है मतलब अंदर की जो लेयर है वो ज़रूर रप्चर हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे एंजाइटी पेशेंट को हो सकती है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। न्यूट्रिशनल जो है बैलेंस जो है वो अल्टर्ड होगा, बॉडी रिक्वायरमेंट को जितनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ये भी आपका नर्सिंग डायग्नोसिस है बट प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, क्योंकि यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है तो प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स आप ले रहे हैं, जो भी आप कुछ खा पी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जो है वो पेशेंट को होगा, ये आपका प्रायोरिटी नर्सिंग, यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा। चलिए रेशनल में वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जो है वो किसकी वजह से हो सकता है, कैन लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इलेक्ट्रोलाइट लॉसेज होने की वजह से एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की वजह से होते हैं। तो ये क्या आपका एक एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज टेकिंग द वाइटल साइन ऑफ ए क्लाइंट एडमिटेड विद कैंसर ऑफ द पेनक्रियाज, द नर्स इज अवेयर दैट द फिफ्थ वाइटल साइन इज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जो कैंसर से पीड़ित है, और कैंसर भी कहाँ का हो रखा है, पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज का कैंसर हो रखा है और वो पेशेंट एडमिट हो रखा है। वाइटल साइन जो है नर्स यहाँ पे मॉनिटर कर रही है, और अब यहाँ पे आपको ये पूछना चाह रहा है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि फिफ्थ जो वाइटल साइन है वो कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है एनोरेक्सिया, नेक्स्ट है पेन, नेक्स्ट है इंसोम्निया, नेक्स्ट है फैटिग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेन। यहाँ पे आपका पेन जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर इज प्रिपेयरिंग टू रिमूव चेस्ट ट्यूब फ्रॉम द क्लाइंट्स लेफ्ट चेस्ट। इन प्रिपरेशन फॉर द रिमूवल द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू। देखिए डॉक्टर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, जो चेस्ट ट्यूब है उसको रिमूव करना है। पेशेंट के लेफ्ट चेस्ट में चेस्ट ट्यूब डली हुई है और उसको बाहर निकालना है। तो डॉक्टर जो है उसको प्रिपेयर कर रहा है, पेशेंट को प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए नर्स का यहाँ पे एक एक्शन रहेगा, और नर्स का एक्शन जो है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन देना। पेशेंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी
जिससे कि पेशेंट को कोई भी फर्दर इंजरी वगैरह या फिर किसी प्रकार से एस्पायरेशन वगैरह या फिर किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, तो उसके रिगार्डिंग जब रिमूव करेंगे इस ट्यूब को या फिर डॉक्टर जब इसको रिमूव करेगा तो उससे पहले पेशेंट को पता होना चाहिए। अब पेशेंट को डॉक्टर जाके नहीं बताएगा, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको बताना होगा, उसको इंस्ट्रक्ट करना होगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको बताने हैं वो पहले ही आपको बताने हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है। जब डॉक्टर साहब आपकी ट्यूब बाहर निकालेंगे उस दौरान आपको ये करना है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रीथ नॉर्मली, नेक्स्ट है होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन, नेक्स्ट है टेक ए डीप ब्रीथ, नेक्स्ट है स्नीज ऑन कमांड। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन। ब्रीथ को थोड़ी सी देर होल्ड करके रखना है और बियर डाउन जो आप बियर डाउन जो आपका प्रोसेस है वो मतलब फॉलो अप करनी है, वो आपको पेशेंट को बता देना है। ये आपको पेशेंट को पहले ही क्या करना है, इंस्ट्रक्ट कर देना है। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। द क्लाइंट शुड बी आस्क्ड टू परफॉर्म वाल्सल्वा मैन्यूवर व्हाइल द चेस्ट tube being removed. This prevents change in pressure until an occlusive dressing can be applied. देखिए वल्सल्वा मैन्यूर जो है उसके लिए इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि ये जो है वल्सल्वा मैन्यूर वो आपको यूज़ करना है जब चेस्ट ट्यूब आपकी रिमूव की जाए उस दौरान। ये क्या करेगी, जो भी प्रेशर है ऑक्लूसिव ड्रेसिंग वगैरह अप्लाई की हुई है तो उसमें प्रेशर जो है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए वॉल्सल्वा मैन्यूर जो है वो पेशेंट से लगवाया जा रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए क्लाइंट इज बीइंग मॉनिटर्ड यूजिंग ए सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर इफ द प्रेशर इज 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर द नर्स शुड। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्स जो है वो एक पेशेंट के सेंट्रल वेनस प्रेशर को मॉनिटर कर रही है, और जब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर ये मॉनिटर करते हैं सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर, तो आपको प्रेशर 2 cm यानी 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर या फिर यूँ कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर H2O, 2 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है, ये आपको वैल्यू देखने को मिलती है। तो बताइए नर्स यहाँ पे क्या करेगी। पहला ऑप्शन है कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, नेक्स्ट स्लो द IV इन्फ्यूजन, नेक्स्ट लिसन टू द लंग्स फॉर रिलीज रेल्स, नेक्स्ट एडमिनिस्टर एज ए डायूरेटिक। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर को इमीडिएटली क्या करना है, कॉल करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, जो नॉर्मल CVP यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है वो आपका होता है 5 to 10 cm H2O, यानी कि 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O या फिर वाटर आप बोल सकते हैं। ये नॉर्मल जो है सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग कितनी आई है, 2 सेंटीमीटर ऑफ H2O यानी कि वाटर। तो यहाँ पे ये मतलब गिरा हुआ है CVP। यहाँ पे आपका जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डॉक्टर को इमीडिएटली आपको बताना है, रिपोर्ट करना है। चलिए यहाँ पे रेशनल में थोड़ा सा दिए हुआ है जो नॉर्मल CVP है जिसके बारे में अपन ने बात कर ली है। 5 से 10 cm ऑफ वाटर जो है ये नॉर्मल CVP प्रेशर होता है। रीडिंग यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ रही है, 2 सेंटीमीटर या फिर इससे लो अगर रहता है मतलब आपको तुरंत डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऑलमोस्ट ने वैसे सही जवाब दिया है इसका। देखिए ड्रग कैलकुलेशन का ये सवाल है और ड्रग कैलकुलेशन की हमने एक क्लास भी अपलोड कर रखी है, अगर आप वो आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख ले, बहुत कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वो आपको एम्स प्रिपरेशन के नाम से आपको शायद एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एम्स नो सेट इम्पोर्टेंट क्विज या फिर इस प्रकार से ना आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर लेना चैनल पे जाके, वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द फिजिशियन हैज़ ऑर्डर्ड एट्रोपाइन सल्फेट 0.4 mg IM बिफोर सर्जरी, द मेडिकेशन इज सप्लाइड इन 0.8 mg पर मिलीलीटर, द नर्स शुड एडमिनिस्टर हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ द मेडिकेशन। देखिए यहाँ पे फिजिशियन ने आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे, तो फिजिशियन ने आपको ऑर्डर दिया है कि सर्जरी से पहले जो है 0.4 mg जो IM जो है एट्रोपाइन सल्फेट ये आपको लगानी है। आपके पास में अवेलेबल कितनी है, 0.8 mg पर ml। अब आपको पूछा गया कितने ml आप एडमिनिस्टर करेंगे, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला आपका DD/AD इंटू
वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी तो वैसे आपको दी गई नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जब आप ड्रग कैलकुलेशन की क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है डी एंड एडी, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगेगा। अब देखिए डिजायर्ड डोज जो है वो कितनी आपकी 0.4 mg, ठीक है, एंड अवेलेबल डोज आपके पास में कितनी है 0.8 mg। अब ये जो 0 है इसको जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 40 8 पंजो 40, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5 ml, यानी 0.5 ml यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 0.25 ml, नेक्स्ट है 0.5 ml, नेक्स्ट है 1 ml, नेक्स्ट है 1.25 ml। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या आ गया, ऑप्शन बी 0.5 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रेशनल में वही दिया गया है जो आपको बता दिया मैंने। The nurse is taking the blood pressure of an obese client. If the blood pressure cuff is too small, the result will be। एक ऐसे पेशेंट का आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं जो ओबेसिटी का शिकार है, यानी कि वो बहुत मोटा ताज़ा पर्सन है और उसका आपको ब्लड प्रेशर लेना है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, यदि ब्लड प्रेशर जो कफ है वो अगर छोटा है, स्मॉल है, तो बताइए रीडिंग या फिर जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा। पहला ऑप्शन है ए फॉल्स एलिवेटिंग, नेक्स्ट है a false low reading, next the blood pressure reading that is correct, next the subnormal finding। तो देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर की रीडिंग करेक्ट तो मिलेगी नहीं, ना ही आपको फाइंडिंग जो है वो सब नॉर्मल मिलेगी, या तो बढ़ी हुई मिल सकती है या फिर घटी हुई मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ब्लड प्रेशर कफ है वो क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी फाल्सली वो एलिवेशन देखने को मिलेगा। और अगर यही ब्लड प्रेशर कफ अगर क्या हो, लार्ज हो, अगर ब्लड प्रेशर कफ लार्ज हो तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग मिलेगी वो आपको लो रीडिंग देखने को मिलेगी। कब, जब ब्लड प्रेशर लार्ज हो। तो ये दोनों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है ये सवाल पूछ लिया जाए, ये आपकी एबिलिटी का सवाल है, तो ऐसे एबिलिटी के सवाल जो है आपको ESIC के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे रेशनल में, if the blood pressure cuff is too small, the result will be blood pressure that the false elevation, तो falsely elevate देखने को मिलेगा अगर ब्लड प्रेशर कफ जो है स्मॉल है तो, एंड अगर लार्ज है तो जो फॉल्स लो फाइंडिंग है वो आपको ब्लड प्रेशर की देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे C और D जो है वो बेसिकली सेम मीनिंग है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट फॉलोइंग सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट CVA। यहाँ पे एक पेशेंट है जो CVA का है और उसको नर्स केयर दे रही है। विच पोर्शन द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। अब यहाँ पे आगे क्या पूछना चाह रहे हैं कि ब्रेन का कौन सा पोर्शन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग के लिए। तो कौन सी लोब है या फिर कौन सा वो पोर्शन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग के लिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीपिटल, नेक्स्ट फ्रंटल, नेक्स्ट टेम्पोरल, नेक्स्ट पैराइटल। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी टेम्पोरल जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग के लिए। चलिए रेशनल में और देख लेते हैं अलग अलग लॉब के बारे में। टेम्पोरल लॉब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल लॉब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ऑक्सीपिटल सबसे पीछे होती है, ये विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए, विजन के लिए, ठीक है। एंड द फ्रंटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट, फॉरसाइट एंड बिहेवियर। जो आपकी फ्रंटल लोब होती है जो सबसे आगे होती है एंटीरियर, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, आपके बिहेवियर के लिए, फॉरसाइट, जजमेंट, इनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट पैराइटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडिएशन, सेंसरी फंक्शन एंड लैंग्वेज। सेंसरी फंक्शन हो, आइडिएशन हो या फिर लैंग्वेज हो, उनके लिए ये पैराइटल जो लोब है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये चार लोब जो है, चारों लोब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको इन्हीं लोब के बारे में लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करने वाला क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि क्वेश्चंस की मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऐसी कोई बुक नहीं है जहाँ से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको कहीं से मिल जाएंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड जो मैच करने वाले होते हैं या फिर कोई भी
जैसे कि अलग-अलग टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस दूँगा जो यूपीएससी पैटर्न के होंगे, वो बहुत जल्द आपको मिलेंगे। फिलहाल अभी शायद 18 तक जो है आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो हमने पहले से क्रिएट कर रखे हैं। उसके बाद आपको यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो जो क्वेश्चन बनेगा वो लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करने वाला मिलेगा आपको। तो वहीं जैसे एक तरफ जो लोब है उसके बारे में दिया जाएगा, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल। देन सेकंड दूसरी साइड में आपको उनके फंक्शन दिए जाएंगे और आपको इनको मैच करना होगा, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएंगे, कोई आपको बुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको अगर पता है, जैसे यहाँ पे ये थ्योरी है, ये आपको पता है, अच्छे से आपने पढ़ रखी है कि भाई टेम्पोरल लोब जो है वो टेस्ट, स्मेल, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्सीपिटल विजन के लिए होती है, फ्रंटल बिहेवियर, जजमेंट या फिर फोरसाइट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पैराइटल जो है सेंसरी फंक्शन हो, चाहे लैंग्वेज का फंक्शन हो या फिर आइडिएशन हो, ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दिया आपको, वो आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे, यानी कि उस क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन को चाहे कैसे भी बना दे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये आप ये मत सोचना कि ये ऐसी कोई बुक आती है जिसमें से वो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, नहीं। वही है जो आपने पढ़ रखा है, जैसे कि यहाँ पे इस थ्योरी में दिया हुआ है, इसी को मैंने लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड से मैच करके मैंने आपको क्वेश्चन बना के दे दिया। आप कहोगे सर ये ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ऐसी कौन सी बुक है? कोई बुक नहीं होती, वो थ्योरी है जो आपने पढ़ रखी है, बस उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया है, बस वही कहानी है, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस भी जल्दी आने वाले हैं। अभी शायद या 4-5 पेपर्स और है जो आपको सिंगल लाइनर मिलेंगे, उसके बाद वही क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 20-year-old is admitted to the rehabilitation unit following a motorcycle accident. Which would be appropriate method for measuring the client for crutches? देखिए एक पेशेंट है जो कि 20 साल का है और वो रिहेबिलिटेशन यूनिट के अंदर एडमिट हुआ है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट उसका हुआ था और वो रिहेबिलिटेशन यूनिट के अंदर अभी एडमिट है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो क्रचेज इस पेशेंट को दिए जाएंगे तो उसका मेजरमेंट आप किस मेथड से करोगे, कैसे आप मेजरमेंट करोगे क्रचेज के लिए? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और ये पहले भी पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है मेजरिंग 5 फिंगर ब्रीथ अंडर द एक्जिला, नेक्स्ट मेजरिंग 3 इंच अंडर द एक्जिला, नेक्स्ट है measuring the client with the elbows flexed 10 degrees, next measuring the client with the crutches 20 inch from side of the foot। तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस है और ये पहले पूछा जा चुका है और लगभग कैंडिडेट ने सही जवाब दिया है, करीबन 70-80 कैंडिडेट ने सही जवाब दिया है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेजरिंग 3 इंच अंडर एक्जिला से 3 इंच जो है ये मेजरमेंट किया जाता है जब भी ऐसे पेशेंट्स को क्रचेज लगाए जाते हैं। क्रचेज अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है क्योंकि रिहेबिलिटेशन यूनिट में है तो क्रचेज इसको लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा, 3 इंच अंडर द एक्जिला, ये इसका मेजरमेंट होता है और ये पहले पूछा जा चुका है तो याद रखना अच्छे से, ठीक है? चलिए यहाँ पर रेशनल में वही है, टू करेक्टली मेजर द क्लाइंट टू क्रचेज फॉर द नर्स मेजर अप्रोक्सीमेटली 3 इंचेज अंडर द एक्जिला, ये याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विद पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज टू करेक्टली असेस द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, द मॉनिटर में बी प्लेस्ड ऑन द। देखिए एक पेशेंट है जो कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज का है और उसको आप केयर दे रहे हैं। बताइए आप ऑक्सीजन सैचुरेशन इस पेशेंट में असेस करना चाहते हैं तो मॉनिटर को कहाँ पर आप प्लेस करेंगे, किस जगह पर आप मॉनिटर को लगा के और वो आप ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल चेक करेंगे? पहला ऑप्शन है एब्डोमेन, नेक्स्ट एंकल, नेक्स्ट ईयर लोब, नेक्स्ट है चिन। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईयर लोब। अगर यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया जाता, फिंगर्स का अगर यहाँ पे मेंशन होता तो फिर आपको फिंगर्स के साथ में जाना होता, बट यहाँ पे है नहीं। अगर फिंगर्स हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप कहाँ से यूज़ करेंगे मॉनिटर, जो मॉनिटरिंग आप करेंगे वो ईयर लोब से करेंगे जहाँ से बेस्ट आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो असेस करने को मिलेगा। चलिए रेशनल में देखते हैं, इफ़ द फिंगर कैन नॉट बी यूज्ड, अगर फिंगर हम जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं, नेक्स्ट जो बेस्ट प्लेस होगा ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करने का तो वो रहेगा ईयर लोब, ठीक है? यहाँ पर हम अप्लाई करके और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया है, ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज एट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है एचपीवी से डायग्नोस हुआ है, यानी इसका रिस्क है। तो बताइए यहाँ पे एचपीवी अगर डायग्नोस होता है कोई पेशेंट तो बताइए इस पेशेंट को किस बीमारी का रिस्क है, क्या इसको हो सकता है? पहला ऑप्शन है लिम्फोमा, नेक्स्ट विजेनल कैंसर, नेक्स्ट ल्यूकेमिया, नेक्स्ट सिस्टमिक
ल्यूपस। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, वेजाइनल कैंसर। एचपीवी जो है ये वेजाइनल कैंसर जो है उसका कारण है, यानी कॉजेटिव एजेंट है। और जब आपको सवाल पूछे जाए वेजाइनल कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो एचपीवी की वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट जवाब है। द क्लाइंट विद एचपीवी एट द हाईएस्ट रिस्क फॉर सर्वाइकल एंड वेजाइनल कैंसर रिलेटेड टू दिस एसटीआई। सर्वाइकल कैंसर या फिर वेजाइनल कैंसर, ये जो कैंसर है इनके जो मोस्ट ऑफ रिस्क होते हैं वो एचपीवी ही होता है, यानी एचपीवी की वजह से ये मोस्टली होने वाले कैंसर है। और ये किससे रिलेटेड है? एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ तक आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे, ये इस सेशन के अपने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम, और मॉर्निंग में आप सभी को टेस्ट की लिंक मिल जाएगी 14वें पेपर की। वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर मिली जाती है। आप सभी लोग अपने साथी लोगों को भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी टेस्ट को अटेंड कर सके, एंड आंसर की भी शेयर कर दिया करो ताकि वो आंसर्स को भी मैच कर सके और याद भी कर सके। एक इश्यू जो आ रहा था मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आंसर की में जब हम चेक करते हैं तो हमारे जो है 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन हमारे रिजल्ट में जो है किसी में जो है 12 क्वेश्चन जो है सही बता रहे हैं या फिर 14 क्वेश्चन सही बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने आपने सही किए हैं उतने ही नंबर आपको मिले हैं। ऐसा अगर होता तो जो 100% वाले मैंने आज आपको बताया कि आज जो है 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 100% मार्क्स आए, तो भाई इनके 100% कैसे आए? इन्होंने भी तो सही जवाब दिए, इसीलिए तो इनके 100% आए। आपके गलत नहीं हो सकता रिजल्ट। जब 90% से अबव अगर 26 कैंडिडेट आ सकते हैं, 80% से अबव अगर 30 कैंडिडेट आ सकते हैं, तो आपका रिजल्ट गलत थोड़ी आएगा, सही आएगा रिजल्ट आपका। और फिर भी अगर आपको डाउट होता है या ऐसा लगता है कि सर मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, तो वो भी हम बता देंगे आपको। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमने जो है हमारी जो मैसेज करने का, डायरेक्ट मैसेज करने का जो आपको एक लिंक बता रखा है, @subhas9784 पे आप जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और आप मुझे बता सकते हैं आपका अपना टेस्ट का नाम, और मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस का आपने गलत जवाब दिए। लेकिन क्वेश्चंस जो आपने अटेंड किए हैं उन्हीं के हिसाब से, यानी जो आपने करेक्ट किए हैं उनके सही नंबर मिलेंगे। जो नंबरिंग आपकी होगी वो बिल्कुल करेक्टली होगी, वो कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा जो आपका इश्यू आ रहा है, ये इश्यू आप निकाल दीजिए। जो आपने गलत किया वो गलत है। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैंने तो सही किया, आंसर की मैं मैच कर लिया, तो फिर आप मुझे बताइए कौन सी क्वेश्चन का आपने क्या जवाब दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का आपने क्या जवाब दिया है, सही दिया है या फिर गलत दिया है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।